आगामी 2 महीने के बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। इन चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन खोजना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां पर एनडीए में शामिल तमाम दल एक बार फिर से प्रचंड जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों का सबसे बड़ा गठबंधन और उसमें शामिल दलों को उम्मीद है कि 2024 में केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता खोला जाए। इसके बाद अब देखना यही है कि उत्तर प्रदेश जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई है, वहां से दोनों दलों को यानी कि सरकार और विपक्ष को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ऐसे में आने वाले चुनाव में उनको तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने की उम्मीद है। और ऐसे में आने वाले वक्त में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो किस आधार पर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने वाले हैं। जयंत चौधरी जो कि पश्चिमी यूपी की दिग्गज नेता माने जाते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पिछले दिनों उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन एक बड़ी जनसभा करके उन्होंने लोगों से अपार जन समर्थन मांगा था। अब देखना यही है कि जयंत चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित खेमे एनडीए में जाने की सुगबुगाहट उनकी तेज हो रही है, तो आगामी वक्त में क्या यहाँ पर यूपी की सियासत में एक और बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ नजरें टिकी हुई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती पर, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और आगामी वक्त में उनकी क्या चुनावी रणनीति रहने वाली है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूपी की राजनीति इस बार किसकी नैया पार लगाएगी। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जयंत चौधरी किसान नेता यहाँ पर एनडीए खेमे में जाने की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुलंद आवाज़ करते नजर आए थे, तो क्या कितना इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और दूसरी तरफ मायावती का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जयंत चौधरी के जाने से मेरे ख्याल से पश्चिम यूपी की जो राजनीति में बड़ा भूचाल आने को तैयार है, क्योंकि सपा को लग रहा था कि अगर जयंत उनके साथ रहते हैं तो पश्चिम की राजनीति में उनका एक प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा भी कि जब सीटों के बंटवारे की बात चल ही रही थी, उस वक्त सबसे पहले सपा ने 7-8 सीटें जो है आरएलडी को दे दी कि भाई आप पहले सीटें लीजिए, उसके बाद जो है बाकी हम सीटें बांटते रहेंगे। तो यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो जयंत चौधरी को दी कि उनके ज़रिए पश्चिम की जो राजनीति है उसके ऊपर एक प्रभाव कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाला बदला है या लगभग बदलने की कगार पर वो खड़े हुए, उससे ये नज़र आता है कि पश्चिम की यूपी में अब सपा को वो कह सकते हैं वोट बैंक नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए था, वो जो उनको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लगातार अब ये बात उठ के सामने आ रही है कि क्या सपा अब एक बार फिर से कुछ ही सीटों पर सिमट के रह जाएगी। ये उसके लिए एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि बसपा भी उस जो इंडी गठबंधन के साथ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का लगातार वोट बैंक लगभग ख़त्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे में सपा के लिए मुश्किलें ये हैं कि वो अकेले दम पर क्या 10-20 सीटें भी यूपी के कह सकते हैं पूर्वांचल से या मध्य यूपी से निकाल सकती है। मुझे लगता है कि अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप देखें, उन्होंने जो सूची जारी की थी उसमें भी 3-4 नाम तो उनके परिवार के ही थे, और बाकी जो नाम थे वो ऐसे नाम नहीं हैं जो बीजेपी प्रत्याशियों का मुकाबला कर सके। तो ये लगातार नज़र आ रहा है कि बसपा अगर इस मैदान में उतरेगी तो यहाँ पर सपा की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब होती हुई नजर आएगी। अमन जी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को दे सकती है, जबकि अखिलेश यादव ने 7 सीटें पश्चिम में देने का ऐलान कर दिया। आखिरकार क्यों रुख करना है एनडीए का? देखिए, 5 सीटें भी अगर उसको मिलती हैं, 3 लगभग सुनने में आ रहा है कि लगभग 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं वो। तो ऐसे में जो 3 सीटें हैं वो लगभग उनको जीती हुई पोजीशन पर ला सकती है। आपने देखा कि 19 में भी उनके साथ हाथ में कोई सीट नहीं लगती है, आई थिंक 14 में भी उनको कोई सीट नहीं मिलती है। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ जाया जाए तो कम से कम 2 से 3 सीटें जो मिल रही हैं हमें, उसमें से 1 या 2 सीट तो पक्की हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीट की भी बात चले तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है दिनेश कि हर एक आदमी राजनीति में अपना जो कह सकते हैं वर्चस्व वो लाना चाहता है, अपने आप को मजबूत करना चाहता है, अपनी सीटें कहीं ना कहीं जीतना चाहता है। और अभी फिलहाल बीजेपी की जिस तरह की पोजीशन है उसको देखते हुए जयंत चौधरी को ये लग रहा है कि अगर मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा तो ज़रूर 1-2 सीटें जीत जाऊंगा, और कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर जो उनकी पार्टी पिछले 2 बार से कोई सांसद नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई ना कोई सांसद ज़रूर पहुंच जाएगा। ऐसे में
उनकी जयंत चौधरी की पत्नी का भी लगातार खबर है कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं और 2 सीटें और भी उनके पास है, यानी कि 3 सीटों पर लगभग चुनाव वो लड़ सकते हैं। राज्यसभा की भी उनको 1 सीट मिल सकती है, तो 3 सीटों में लगभग अगर 2 भी जीतते हैं तो ये उनके लिए बेहतर बात हो जाएगी। साथ में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया, आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस तरह से करवट बदलती है, किस तरह से मौके की कह सकते हैं कि तलाश में रहती है कि जिस तरह से मौका मिले और उसी पे जो है किस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। बीजेपी इस काम में माहिर है, क्योंकि आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से बिहार में भारत रत्न देने की बात की जाती है, उसके बाद नीतीश जो है उनके खेमे में पहुंच जाते हैं। तो हर चीज़ की कोई ना कोई प्लानिंग बीजेपी करके रखती है और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसी में हमेशा चूक जाती है।